हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीओएसटी जीनियस में बहुत ही प्यारा आपका मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो सुपर टेट का इंट्रोडक्शन का क्लास होगा कि सुपर टेट की हम कैसे प्लानिंग करें, कितने क्या अंक होते हैं, कितने क्या टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं और कैसे किस तरीके से पढ़ने होते हैं और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का हमारे एग्ज़ाम पेपर में आता है। ये जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम किसी भी पेपर या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी युद्ध में जाने से पहले वहाँ का हमें वातावरण पता होना चाहिए। ये थोड़ी ना है, अगर हम मरुस्थल में रहते हैं, मान के चलिएगा आप ज़्यादा गर्मी वाले प्रदेश में रहते हो और आपको ज़्यादा सर्दी वाले प्रदेश में भेज दिया जाए तो आप तो ठंड के वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसा नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर ना रहे, और जो कमज़ोर है हमारा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को बहुत ही अभ्यास करना है। उसका जितना हम अभ्यास कर सकें, टाइम टेबल बांधना होगा कि कौन से टाइम पे कितना सब्जेक्ट या कौन से विषय को कितना हमें टाइम देना है, जिससे हमें एग्ज़ाम पेपर में बहुत ही फ़ायदा हो। अब मान के चलिएगा सुपर टेट का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत के सम्मिलित क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। ठीक है, पूरे पेपर मान के चलिएगा 150 नंबर का एग्ज़ाम पेपर होता है और 150 नंबर के एग्ज़ाम पेपर में ये 3 सब्जेक्ट ही क्या 40 नंबर के होते हैं। मैं उनको सब्जेक्ट नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा उनको सब्जेक्ट? क्योंकि वो लैंग्वेज हैं हमारी, वो सब्जेक्ट नहीं है कोई। देखिएगा, हिंदी जिसका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अगर मान के चलिएगा हिंदी में सुपर टेट में 14 या 15 या 13 क्वेश्चन आते हैं और आप 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या मान के चलिए 8 क्वेश्चन करके कहते हो मैंने बहुत ही अच्छा किया, तो मेरे नज़रिए से वो बहुत ही गलत होगा। आपने बहुत ही बेकार किया है। क्यों? क्योंकि हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर ही लाना आवश्यक है हिंदुस्तानियों के लिए। अगर कोई फॉरेनर आता है और वो कहता है कि मेरे 12 में से 6 नंबर आए हिंदी में, तो वो चल जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि इसका तो प्रयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं। तो अगर हिंदी में आप इतना वीक हो तो वो अच्छा नहीं होगा आपके इन फ्यूचर के लिए और आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए भी। उसके बाद आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी आपको क्या पढ़ना होगा? देखो, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इसमें आपको व्याकरण, ग्रामर पे बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना होगा। जैसे क्या हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना होगा? समास हो गया, अलंकार हो गए, छंद हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके अवयव हो गए, उसके बाद आपके क्रिया हो गई, लिंग हो गए, वचन हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको व्याकरण में पढ़नी होंगी। ऐसे ही संस्कृत में भी आपको पढ़नी होगी। मेरे ख्याल से भी संस्कृत में भी अगर 13 या 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत से ही रिलेटेड हिंदी है। ठीक है, अगर आपको संस्कृत सही से आती है तो हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और आपको अगर हिंदी सही से आती है तो आपको संस्कृत में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में क्या होगा? आपका तीनों विज्ञान होंगे, आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं। उसके बाद गणित आता है। ठीक है, गणित में तो आपको पूरी ही गणित आपको पढ़नी होगी। सिलेबस देखिएगा आपका, मैंने सिर्फ यहाँ गणित लिखा है, उसके आगे बहुत कुछ आपको औसत दिखाई देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई देगा, साधारण ब्याज दिखाई देगा, प्रतिशत दिखाई देगा, औसत होगा, अनुपात होगा, और भी बहुत सारे, और साझेदारी होगी, और पाइप एंड टंकी होगी, चाल दूरी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इसमें, क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, वर्ग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पढ़नी होंगी। ये 20 नंबर है, इस पे भी मैं बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये 20 नंबर ऐसे होते हैं अगर हमें सही से गणित आती है। डाउट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं ये। मान के चलिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो वो आपका 1 नंबर फिर पक्का हो जाता है। ठीक है,
इसमें डाउट हो ही नहीं सकता। अगर डाउट आप मान के चलिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो नंबर आपका चला जाता है। तो गणित की ऐसी प्रिपरेशन कीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट ना लगे। और मेरा एक सजेशन होगा कि जब भी आप कभी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो तो क्या होना चाहिए, मान के चलिएगा क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑप्शन को आप छिपाइएगा, ऑप्शन मत देखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बिना ऑप्शन के अगर आप आंसर निकाल के दिखा देते हो तो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। ऑप्शन वाला काम अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद आता है पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें भी बहुत ही मान के चलिए पर्यावरण में आ जाता। पर्यावरण तो लिख दिया, पर्यावरण भी पढ़ना होगा और यहाँ पे मैं भूगोल भी पढ़ना होगा और थोड़ा हिस्ट्री भी है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री भी आप हमें यहाँ पे पढ़नी होगी, ठीक है। 1997 की क्रांति से लेके जो भी होगा वो आपको सिलेबस से और भी डिस्कस करा दिया जाएगा, PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी सिलेबस की। नहीं तो यूपी टेट या सुपर टेट की वेबसाइट पे जाके आप गूगल पे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण में क्या पूरा EVS आपको पढ़ाया जाएगा। पर्यावरण में इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिक तंत्र होगा, ओजोन परत होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो EVS का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ाया जाएगा। संरक्षण पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारी योजनाएं पढ़ाई जाएंगी। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएँ बनी हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद भूगोल में एक बहुत ही हाईलाइट किया गया है टॉपिक, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। उसके बाद भूगोल आता है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण पद्धतियाँ कि शिक्षण पद्धतियों में क्या क्या होता है। साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अधिगम क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक विकास क्या होता है, अधिगम के सिद्धांत बताए जाएंगे आपको, मनोवृत्ति का सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बताए जाएंगे। व्यक्तित्व बताया जाएगा आपको, बुद्धि का मापन, बुद्धि क्या होती है वो बताई जाएगी आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर। करंट अफेयर तो एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है ये कि ये कहाँ से आ सकता है, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर क्या होता है। करंट अफेयर तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, तभी आपको अपडेटिंग। करंट अफेयर का मतलब होता है आपको अपडेट रहना पड़ता है कि किस राज्य में क्या हुआ, किस देश में क्या हुआ, कौन सी नई योजनाएं आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो 30 नंबर। इसमें बाद सामान्य विज्ञान में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको, ये टोटल होता है 30 नंबर का। इसके बाद तार्किक ज्ञान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो नॉलेज के ऊपर बेस होते हैं, आपकी कॉमन सेंस आपका चेक किया जाता है, ठीक है। उसके ये आते हैं 5 नंबर के। उसके बाद आता है सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, मोबाइल या व्हाट्सएप के CEO कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद रीजनिंग आएगी 10 नंबर की आपकी। रीजनिंग में क्या क्या होता है, जैसे पासे पूछ लिए जाते हैं, पासा रीजनिंग में एक डाइस का सिस्टम होता है, क्लॉक वाई, ठीक है, कैलेंडर, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। ये सभी आपको पढ़ाई जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। लेकिन मैं आपको कौन कौन से पढ़ाऊँगा वो मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको संस्कृत, हिंदी और आपका पर्यावरण हो गया, ठीक है, और बाल मनोविज्ञान हो गया आपका, और सूचना प्रौद्योगिकी। इतने आपको टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टॉपिक मैं तैयार करवाऊंगा। उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपके साथ जुड़ेगी। इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो आएंगी उनकी भी, ठीक है। तो वो आपको
जो भी जैसे गणित रह जाता है, रीजनिंग रह जाता है, तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन, ये सिलेबस रह जाता है, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर का पूरा टॉपिक रह जाता है 30 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये भी मैं ही करवा दूंगा, करंट अफेयर का भी वीडियो, करंट अफेयर ये भी मैं ही करवा दूंगा 30 नंबर का, ठीक है। तो इतना हमें, अब देखो हमें नियम या टाइम टेबल क्या बनाना होगा सब्जेक्ट। अगर आपने सुपर यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई किया है तो मेरे ख्याल से आपका 45% सिलेबस ऑलरेडी पूरा होगा, अगर आपने यूपी टेट सही तरीके से पढ़ा है तो। क्यों? क्योंकि देखिएगा यूपी टेट में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, संस्कृत या इंग्लिश, एक इसमें चूज करना पड़ता है। इसके बाद हमारा होता है हिंदी, इसके बाद मनोविज्ञान, ठीक है, इसके बाद गणित, और इसके बाद EVS। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है यूपी टेट में, 150 नंबर का पेपर ये भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा EVS यहाँ से आपने पूरा कंप्लीट किया होगा, बस सामाजिक विज्ञान आपने पूरा कंप्लीट यहाँ से नहीं किया होगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ से पढ़ाई जाएगी। मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपने यहीं से कंप्लीट किया होगा यूपी टेट का, ठीक है। हिंदी भी आपकी कंप्लीट होगी अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन किया है तो। उसके बाद संस्कृत भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, और अंग्रेजी भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई है। यूपी टेट वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जिसकी एवरेज ये सब्जेक्ट सभी सही होते हैं, और जो बहुत ही सही होते हैं तो उनके बहुत ही अच्छी रैंक आती है, 120 130 इस प्रकार से नंबर आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने यूपी टेट सही तरीके से पढ़ा है तो 45% सुपर टेट का ऑलरेडी ही सिलेबस पूरा हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। बस 55% सिलेबस रह जाता है जिसे हम सुपर टेट जब पढ़ते हैं तब हम उसको सही तरीके से प्लानिंग से हम पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सिलेबस होता है हमारा वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है। अब देखो टॉपिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टॉपिक हैं। तो आपको कम से कम इन टॉपिकों का पर डे रिवीजन करने के लिए, पर डे मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक ही आपका मोटिव है कि नहीं मुझे बस टीचर ही बनना है तो 6 घंटे तो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए ही देने पड़ेंगे। गणित को तो आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, क्योंकि गणित एक ऐसा टॉपिक होता है अगर जिन बच्चों का गणित बहुत ही अच्छा है तो वो मेरे ख्याल से अगर समय नहीं भी देते हैं बस रिवीजन ही करते हैं तो बेटर है, ठीक है। और मान के चलिएगा 6 घंटे तो रिवीजन के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। रिवीजन मान के चलिएगा, जो भी आप नोट्स बनाते हो उसका आप रिवीजन करिएगा, पर डे रिवीजन करिएगा, ठीक है। याद भले ही ना करिएगा, मान के चलिएगा जो भी मैं लिखाता हूँ उसका आपको रिवीजन करना होगा। देखिएगा एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो क्लास में ही किसी भी टॉपिक को ख़त्म कर देता है, सबसे अच्छा विद्यार्थी। अगर आप पूरा 100% टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 80% 60% तो उस टॉपिक को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। घर पे जाने के बाद रिवीजन जब करते हैं हम, तो रिवीजन करने के समय ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है, अब ये कैसे समझ में आएगा। तो वहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हो जाता है और वहीं पे प्रिपरेशन हमारी थोड़ी 19-20 हो जाती है। तो वो 19-20 ना होके 22 और 24 होनी चाहिए, वही बेटर है हमारे लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सिलेबस का।
संस्कृत। ठीक है, आज हमारा संस्कृत में स्टार्ट करवाऊंगा और संस्कृत में भी क्या स्टार्ट करवाऊंगा, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत के साहित्य का इतिहास, कि जो संस्कृत के साहित्य है उसका इतिहास क्या है। मान के चलिएगा जो संस्कृत की लैंग्वेज है, पहले तो ये सोचने वाली बात है कि संस्कृत की जो हमारी लैंग्वेज है वो प्रेजेंट समय में क्यों नहीं बोली जाती है। ऐसा क्या घटित हुआ, ऐसा क्या घटनाएं घटी जिसके द्वारा से जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कुछ ही राज्यों में सिमट या सिकुड़ कर रह गई। जैसे प्रेजेंट समय में भी 2 ही स्टेट हैं जहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज राजभाषा है। वो स्टेट कौन सी हैं, क्वेश्चन पेपर में भी आता है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और लिखवा भी दूंगा। एक उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट था जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। उसके बाद अभी प्रेजेंट कुछ ही समय पहले हिमाचल प्रदेश में भी संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो मेरा उद्देश्य था, मेरा जो मैं बात कर रहा था वो बात ये थी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इतनी कम क्यों बोले जाने लगी, इसका क्या रीज़न था। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही कठिन और जटिल लैंग्वेज है। ठीक है, इस भाषा में हम किसी भी अदर भाषाओं को मिक्स भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, इसमें आप फारसी, अरबी, अफ़गानी, इंग्लिश भाषाओं को आप मेल कर लेते हो। जैसे तलाक शब्द होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं लेकिन ये विदेशी शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हम प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में जो हमारे शब्द हैं ही नहीं, वो कहाँ, जो बाहर अदर लैंग्वेज के शब्द हैं, लेकिन हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है और हम उन्हें अपने प्रतिदिन या व्यवहारिक लैंग्वेज में हम उनको बोलते हैं और आसानी से वो हमारी लैंग्वेज के साथ घुल मिल भी जाते हैं, तो कुछ डिफरेंट भी नहीं लगता है। लेकिन जब आप संस्कृति का उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज संस्कृत के साथ या संस्कृत की भाषा के साथ मिक्स या मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे एकदम अप्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि ये जो शब्द हैं वो संस्कृत के ना होकर किसी अदर भाषा के शब्द हैं। तो वो वहाँ पे भद्दा भी प्रतीत होगा और जो आपकी लैंग्वेज या जो आपकी भाषा है वो थोड़ी भद्दी नज़र आएगी और बोलने में भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मान के चलिएगा ऐसा क्या घटित हुआ या ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत भाषा बिल्कुल ही इतनी कम बोले जाने लगी। तो देखिएगा, मैं पहले क्रम बताता हूँ संस्कृत भाषा का, कि जो संस्कृत भाषा थी वो किस क्रम से स्टार्ट हुई और किस क्रम से धीरे धीरे करते करते विलुप्त हो गई। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, कौन सी आती है, सबसे पहले वैदिक संस्कृति आती है, ध्यान रखिएगा। वैदिक संस्कृत के बाद आती है, अब देखिएगा ये वैदिक संस्कृत क्या थी। वैदिक संस्कृति या वैदिक काव्य या वैदिक साहित्य वह संस्कृति या वह भाषा थी जिसे आम लोग पढ़ ही नहीं सकते थे। आम लोग का मतलब बहुत ही विद्वान या देवी या वैदिक का मतलब होता है वैदिक, बहुत ही पुरानी संस्कृति जिसे देवी देवता या बहुत ही उच्च गुरु जिन्हें बहुत ही अत्यधिक ज्ञान प्राप्त था वही इन साहित्यों को पढ़ सकते थे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत क्या था, लौकिक संस्कृति या लौकिक लैंग्वेज या लौकिक काव्य एक ऐसा सरल और सुलभ ग्रंथ, इस लौकिक संस्कृत में महाकाव्यों का निर्माण किया गया जिसे हम आम मनुष्य या आम व्यक्ति भी
पढ़ सकते थे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लौकिक संस्कृत का सबसे प्रथम काव्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए रामायण, जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसका निर्माण किया था रामायण का, ठीक है। वो लौकिक साहित्य या लौकिक संस्कृत का सबसे पहला महाकाव्य है। उसके बाद हमारी आती है पाली। ये पाली एक लैंग्वेज थी, और पाली कब और किसके काल में बोली जाती थी? ये बोली जाती थी गौतम बुद्ध का जब पीरियड्स या काल चल रहा था अशोक का, उस समय पाली भाषा में ही बहुत सारे लेख, अभिलेख और बहुत सारी ऐसी शिलाएं मिली हैं जिस पे पाली भाषा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आती है हमारी प्राकृत। अब जो ये प्राकृत भाषा है, ये कौन सी भाषा है? ये है जैन धर्म की भाषा, बुद्ध धर्म, और ये है जैन धर्म की भाषा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अपभ्रंश। आप कहोगे भैया ये अपभ्रंश, ठीक है। जब प्राकृतिक भाषा भी थोड़ी कठिन प्रतीत हुई लोगों को, तो वो अपभ्रंश पर आ गए। अब अपभ्रंश क्या होता है? गुजराती, केम छो माजामा, ठीक है। गुजराती भाषा यही तो होती है। उसके बाद हमारा आता है अवट। ये एक लैंग्वेज होती है अवट। अवट के बाद आती है हमारी पुरानी हिंदी, और इसके बाद आती है हमारी आधुनिक हिंदी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम बोलते हैं या जिसका उपयोग करते हैं। अब ये जो क्रम है, अब इस क्रम से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो क्रम है वो हमें क्या प्रतीत करा रहा है। देखो, ये जो क्रम है वैदिक संस्कृति, हम कहते हैं ना, जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो कठिन, मान के चलिएगा कोई बहुत ही कठिन कार्य है तो 100 मनुष्यों को लाइएगा, ठीक है, मान के चलिएगा 100 लोगों का एक ग्रुप बनाइएगा, और उन 100 लोगों की मानसिकता जब आप जांचोगे या परखोगे और उनकी बुद्धि का टेस्ट लोगे, तो आपको 80 या 85 मनुष्य ऐसे उसमें से आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही आलसी, लेजी और बहुत ही, वो कहते हैं ना, उन्हें हार्ड वर्क करना पसंद नहीं होगा। वो चाहेंगे कि हमें कोई भी चीज़ या कोई भी हमारा जो लक्ष्य है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। अब लक्ष्य की बात आई है, तो जैसे उद्मेन ही सिद्धांते कार्याणि न मनोरथे, उद्मेन ही सिद्धांते कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तशय सिंहशय प्रविशक्ति मुखे मृगा। इसका मतलब मेहनत करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात मेहनत जब आप करोगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी आपको, इच्छा करने से नहीं। इच्छा, लोगों की इच्छाएं तो बहुत होती हैं, मनुष्य की इच्छा का कभी अंत हुआ है? नहीं हुआ है अंत। तो जब तक आप हार्ड वर्क, किसी भी कार्य के प्रति बहुत ही चिंतित नहीं होंगे, अपना 100% किसी भी कार्य को करने में नहीं दोगे, तब तक वह कार्य आपका सफल नहीं होगा और आपको आपके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। तो वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें अपना 100% देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो ये क्रम है या जो क्रम ये मैंने लिखा है, इससे में क्या प्रतीत होता है कि जो मनुष्य हैं वो एक जटिल लैंग्वेजों से या जटिल भाषाओं से निकल के सरल भाषा की तरफ आ गए हैं। देखिए कैसे, वैदिक संस्कृति बहुत ही जटिल भाषा थी जिसको कुछ उच्च लेवल के लोग ही पढ़ पाते थे, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसको कौन पढ़ पाते थे? सिर्फ देवता ही तो पढ़ पाते थे, जो गुरु थे, महर्षि थे, वही तो पढ़ पाते थे। क्या सामान्य लोग पढ़ पाते थे? नहीं पढ़ पाते थे। उसके जब वैदिक संस्कृत में
उन वेदों का हमें आम लोगों तक उन वेदों का ज्ञान नहीं पहुंच रहा था, तभी लौकिक संस्कृति का निर्माण हुआ। जब लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ उसी समय भारत में बहुत ही धर्म आंदोलन स्टार्ट हो गए। जब धार्मिक बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट हो गए, बहुत सारे युद्ध हुए, अशोक का युग, बिम्बिसार, अजातशत्रु, बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, तो उससे क्या होता है, जब एक देश पे किसी दूसरे देश का शासन हो जाता है तो मान के चलिए जो दूसरे देश के व्यक्ति हैं जब आपके देश पे शासन करते हैं तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपके देश में आ जाती हैं। जैसे क्या क्या, संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद भाषा, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, संस्कृत, भाषा। वहाँ की संस्कृत आपके देश में आ गई, वहाँ की भाषा आपके देश में आ गई, तो पाली भी आ जाती है। ऐसे ही पाली आई। अब जब पाली का भी लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से उसका भी उच्चारण नहीं कर पाया तो प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। जैन धर्म, जब जैन धर्म के बहुत ही प्रचार प्रसार भारत में चल रहे थे तो उसी समय प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आती है, उसके बाद आभट्ट भाषा आती है। आभट्ट भाषा के बाद आती है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी क्या थी? पुरानी हिंदी वह हिंदी थी जिसे हम शुद्ध हिंदी नहीं कह सकते हैं, कुछ लड़खड़ाती हुई हिंदी थी जिसमें बहुत ही प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती थी। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो मैं बोल रहा हूँ वो आधुनिक हिंदी ही है, ठीक है। अभी भी लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ज़िलों में आप चले जाइए, वहाँ पे भी बहुत आपको असमानताएं पाई जाएंगी। जैसे इलाहाबाद में आप चले जाइए, आप इधर बहुत सारे अपने मथुरा में चले जाइए, तो वहाँ पे भी आपको जो हिंदी का बोलने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से, अब देखिए ये जो क्रम है ये कोई 100 साल या 200 साल की बात नहीं है, ये पूरी 8,500 साल की बात है। क्या 8,500 साल ये पूरा इतना समय लगा भाषा को वैदिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी में परिवर्तित होने के लिए, पूरे 8,500 साल का समय। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि वैदिक संस्कृत क्या क्रम होता है, जो हमारे जो लैंग्वेज हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हुई। तो पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी, यही क्रम हमें याद भी होना चाहिए। अब देखिए संस्कृत के साहित्य का इतिहास। संस्कृत का जो साहित्य है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? साहित्य, ठीक है, 2 भाग देखिएगा। पहला वही वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो देखिएगा। वैदिक साहित्य में पहला जो है उसे कहते हैं वेद साहित्य। क्या कहते हैं? वेद साहित्य। और वैदिक साहित्य का मैं मतलब बता ही चुका हूँ, ऐसे साहित्य जिन्हें आम व्यक्ति या आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, उस साहित्य को ही वैदिक साहित्य कहते थे, ठीक है। अब वैदिक साहित्य में भी देखिए, वैदिक साहित्य, वेद, देखो वैदिक साहित्य से सीधा पता चल रहा है कि यहाँ से वेदों का वर्णन है। पहला सबसे पुराना वेद, वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग वेद। इसके बाद
यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं और 4 वेदों को पढ़ना बहुत ही असंभव था नॉर्मल इंसानों के लिए। और एक क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वेद वेदित्री किनको कहा जाता है, तो इन 3 वेदों को ही वेदित्री कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार ही कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदित्री के अलावा एक ऐसा कौन सा वेद बच जाता है जो वेदित्री से अलग होता है, तो अथर्ववेद। या ये भी पूछ लिया जाता है जोड़ों में कि वेदित्री किनको कहते हैं, तो वेदित्री किनको कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही वेदित्री कहते हैं, पता होना चाहिए। अब देखिएगा, जब इन वेदों का सामाजिक या जो नॉर्मल व्यक्ति थे, जब उनके पास इन वेदों का ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा था, तो कुछ ब्राह्मण या कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण का यहाँ कोई वर्ग या कोई किसी कास्ट से रिलेटिव नहीं है, यहाँ ब्राह्मण शब्द का है बुद्धि। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण, उस वेद साहित्य के बाद आता है हमारा ब्राह्मण। क्या आता है, ब्राह्मण। अब देखिए, इन ब्राह्मणों का क्या काम था। इन ब्राह्मणों ने वेद को इतना सरल और इतनी सरल, इनकी इतना सरल और इतना सुलभ बना दिया, या खंडों में इनको विभाजित कर दिया कि जो आम लोग होते हैं वो भी इन वेदों की भाषा को समझ सकें। तो क्या इन्होंने क्या किया, लिख देते हैं इसका व्याख्या बहुत ही सरल तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। ठीक है, ये ब्राह्मणों ने किया। ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ। इसके बाद आता है हमारा आर्यणक। क्या आता है, आर्यणक। अब देखो, आर्यणक का अर्थ क्या होता है। वह ग्रंथ, देखो जंगल इसका अर्थ होता है, जंगल, वन, जहाँ पे कोई भी ज़्यादा व्यक्ति का शोर शराबा ना हो, तो उस जगह को ही अरण्यक कहा जाता है। अब अरण्यक का अर्थ क्या होता है, ऐसे ग्रंथ या ऐसा ज्ञान जो जंगल या किसी ऐसे एकांत प्रिय स्थान पर दिया गया हो, जहाँ कोई भी ज़्यादा हलचल ना हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, अरण्यक। ठीक है, तो लिखिएगा, वह, इसका अर्थ जंगल। ठीक है, और जंगल में लिखे जाने वाले ग्रंथ को ही अरण्यक कहा गया। ओके, इसके बाद आता है हमारा उपनिषद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है उपनिषद। क्या आता है, लौकिक संस्कृति भी बिगाड़ देता हूँ, ये हो नहीं पाएगा, यहाँ लिख देता हूँ लौकिक साहित्य। ठीक है, अनिर्णक के बाद आता है हमारा उपनिषद।
अब उपनिषदों की संख्या आप लोगों को पता होगी, उपनिषदों की संख्या होती है 108। अब ये उपनिषद होते क्या हैं वो भी, और ये उपनिषद है क्या। देखो, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। ठीक है, जब शिष्य जो छात्र होते हैं वो अपने गुरु के पास बैठकर किसी भी ग्रंथ, किसी भी महाकाव्य का अध्ययन करते हैं तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। जब शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर किसी ग्रंथ या काव्य का अध्ययन करते हैं तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को वेदांत, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद है उसको दूसरा क्या नाम है उसका, वेदांत। तो याद रखिएगा, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसमें 3 नाम आएंगे, एक वेदत्री, एक वेदांत और एक वेदांग। ठीक है, अब जो 5वां होता है उसका नाम है वेदांग। क्या नाम है, वेदांग, इसको कहते हैं वेदांग। अब जो वेदांग होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेदांग, 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के वेदांग कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। पहला होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। पहला वेदांग होता है हमारा शिक्षा। कौन सा, पहला वेदांग शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योति। ठीक है, ज्योति। और चौथा होता है हमारा व्याकरण, और जो 5वां होता है वो होता है निरुक्त। क्या होता है, निरुक्त। ठीक है, तो 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि वेद साहित्य क्या, तो वेद साहित्य में 4 प्रकार के वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब आपसे कोई ये पूछता है कि जो वेद थे या जो 4 प्रकार के वेद थे उनके रचयिता कौन थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो रचयिता थे वो कौन थे, वेद व्यास तो ही थे। तो आपको पता होना चाहिए जो वेदों को जिसने लिखा था वो कौन थे, वेद व्यास थे। उसके बाद ब्राह्मण क्या होता है, वेदों को सरल रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने को ही ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद आर्यक क्या होता है, जो जंगल में जिन ग्रंथों या काव्यों का वर्णन किया गया हो या जिनका निर्माण जंगल में किया गया उन्हें ही आरण्यक कहते हैं। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। जब शिष्य अपने गुरुओं के पास बैठकर किसी भी ग्रंथ या किसी भी काव्य का अध्ययन करता है तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का दूसरा नाम है वेदांत। क्या नाम है, वेदांत। ठीक है, इसके बाद वेदांग क्या होते हैं, वेदांग 6 प्रकार के, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योति, व्याकरण और निरुक्त। ये मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद कितने होते हैं 8 और वेदांत कितने होते हैं 6। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आता है हमारा लौकिक संस्कृति।
लौकिक संस्कृति। ठीक है, कि लौकिक संस्कृति क्या होता है। ठीक है, लौकिक संस्कृति में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं, लौकिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी जन आसानी से उसका उच्चारण या उसको पढ़ सकता है, बोल सकता है, उसी को ही लौकिक संस्कृति हम कहते हैं। लौकिक संस्कृति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है दृश्य और दूसरा है श्रव्य। पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। अब दृश्य क्या होता है? दृश्य का मतलब जिसको देखा और सुना जा सके। अब ऐसा कौन सा काव्य, ऐसा कौन सा वो होता है जिसको देखा और सुना जा सकता है? तो नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? नाटक। नाटक को हम देख और सुन सकते हैं। ठीक है, अब श्रव्य क्या मतलब क्या होता है? जिसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, उसी को हम श्रव्य कहते हैं। अब श्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? श्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। ठीक है, गद्य वह होता है जिसको पढ़ा जा सकता है, पद्य वह होता है जिसको गाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दृश्य क्या होता है। दृश्य मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, दृश्य का मतलब होता है, जैसे आपने कभी भी आपके आसपास रामलीला हुई होगी। रामलीला में एक बच्चा है या एक लड़का है जो श्री कृष्ण राम जी का रोल करता है। ठीक है, अब उसका नाम है पप्पू, मान के चलिएगा, उसका नाम है पप्पू, उसको प्यार से हम पप्पू कहते हैं। लेकिन जब वह श्री राम की वेशभूषा, वस्त्र और उनके जैसी वार्तालाप स्टेज पे आके करता है तो वो हमें कैसा प्रतीत होता है? श्री राम का दृश्य हमें उसके अंदर नजर आता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? दृश्य संस्कृति या दृश्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रूपक। अब जो रूपक होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आया है, पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन कि रूपक है उसके कितने भेद होते हैं, तो 10 भेद होते हैं। उपरूपक के कितने भेद होते हैं? उपरूपक के 18 भेद होते हैं। स्क्रीनशॉट देखो। अब गद्य और पद्य तो आपको पता ही होगा। गद्य में कहानियाँ होती हैं, ग्रंथ होते हैं, पद्य में कविताएं, दोहें, छंद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा। अब देखिए आज का समय तो हो गया है बहुत। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कल या परसों जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको, अभी तो मान के चलिएगा 20% भी साहित्य नहीं हुआ है संस्कृत का। इसके बाद आपको रामायण बताई जाएगी कि रामायण को किन किन नामों से पुकारा जाता है। 24,000 इसमें श्लोक हैं। उसके बाद महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको संस्कृत के त्रिमुनि किसको कहा जाता है, वो बहुत सारी ऐसी बढ़िया चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, जो क्वेश्चन पेपर में 100% आपके दिखाई देंगी। मैं फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, कोई साहित्य, किसी भी विषय का साहित्य इतना बड़ा, इतना अपार होता है कि वो 2-3 घंटे में नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसी लेवल से हमें तैयारी करनी है जो लेवल होता है कंपटीशन का। अब ये थोड़ी ना तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, और ग्रुप डी में जैसे जब हम सामान्य अध्ययन करते हैं तो उसमें भूगोल पढ़ना होता है। अब पढ़ा पीसीएस का रहे हो तो पीसीएस का भूगोल तो 3 महीने में ख़त्म होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन ग्रुप डी का भूगोल तो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है जिस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम पेपर का लेवल होता है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और आप अगर प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी सुरक्षा करेगी।